नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। बहुत सारे चीज़ का खोज हुआ जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उसका मैचिंग कराना है और बहुत सारे चीज़ से जानने को आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, डॉक्टर राजा रमन्ना, ये इंडिया के ही हैं। ये नाभिकीय भौतिक से संबंधित है, बात समझे। नाभिकीय भौतिक से संबंधित ये बंदा है, इन्होंने इसकी खोज करा था इससे रिलेटेड। डॉक्टर स्वामीनाथन सब लोग जानते हैं, ये कृषि से संबंधित व्यक्ति है, तो कृषि में लगा दीजिए स्वामीनाथन जी को। आगे बात करें प्रोफेसर यू आर राव। प्रोफेसर यू आर राव अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित व्यक्ति है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान में लगा दिया जाए। प्रोफेसर मेघनाथ सिंह की यदि बात करें तो ये है आपका भौतिकी एवं खगोल भौतिकी से है, बात समझे। प्रोफेसर मेघनाथ शाह जो है भौतिकी एवं खगोल भौतिकी से है। प्रोफेसर यू आर राव जो है अंतरिक्ष अनुसंधान से है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कृषि विज्ञान से हो गए और डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिक से। यहाँ डिटेल इनके बारे में जान सकते हैं आप। एक सेकंड, गलत क्लिक हो चुका है, एक सेकंड दीजिए, एक सेकेंड, आ जाओ नीचे आ जाओ जी। देखिए, पहला कथा है डॉक्टर राजा रमन्ना भारत के सुप्रसिद्ध नाभिकीय, कौन सा, ध्यान रखिएगा इस शब्द पे, नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय कार्य किया। डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में, भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में भी जाना जाता है। प्रोफेसर यू आर राव अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रोफेसर मेघनाथ साहा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने साहा समीकरण के द्वारा तारों में होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का वर्णन किया था। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है, फिर से सुमेलित करना है, ध्यान दीजिएगा जरा। पहला है रेडियम, मैडम क्यूरी से संबंधित है, तो पहला का तो 2 हो जाएगा, ये बच्चा बच्चा जानता है, तो ये दोनों आंसर होने की अब कोई संभावना नहीं है। पेनिसिलिन की खोज हर कोई जानता है, एडवर्ड जेनर ने किया था, तो यहाँ पे लगाइए इसको, बी का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चेचक का खोज 1 मिनट, चेचक का खून की खोज किसने है, रॉन्टजन ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा आपका चेचक का खोज, और एक्सरे का हो जाएगा रोएंटजन। एक्सरे रोएंटजन होगा, ये 100% सही है। मैडम क्यूरी वाला भी सही है। पेनिसिलिन का हो गया एडवर्ड जेनर, और चेचक का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उल्टा कर दिया मैंने, 1 मिनट, सी का 4 सही तो है, सी का 4 तो है। चेचक का, हाँ वही उल्टा हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। ये जो है रेडियम का मैडम क्यूरी ठीक है, मैडम क्यूरी। एक्सरे का रोएंटजन भी ठीक है। चेचक का जेनर है, चेचक का जेनर है इसका। यहाँ गड़बड़ दे रखा था, बस समझे, ध्यान रखिएगा। यहाँ से सही है। रेडियम का जो है मैडम क्यूरी है, 1898 में हुआ था। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। एक्सरे डब्ल्यू के रोएंटजन 1895 में, और चेचक का एडवर्ड जेनर है 1796 में। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बम से रिलेटेड है। आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। सूर्य में भी नाभिकीय संलयन से हमको ऊर्जा मिलता है, और यहाँ हाइड्रोजन बम में का भी विकास किया गया। अच्छा, किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा पहला एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन का कहा जाता है। वर्ष 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जननी माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। आगे है नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। नेक्स्ट है परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था।
परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। परमाणु एटम के नाभिक की खोज अनसेट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी। परमाणुवीय नाभिक किसने? रदरफोर्ड ने खोजा था। आगे है आपका, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन तो चैडविक ने किया था। देखिए, ईंट पर नाच, न्यूट्रॉन का चैडविक, प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, जे थॉमसन। तो चैडविक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल पढ़िए। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, परंतु न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में चैडविक ने किया था। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम बीई एवं अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बमवर्षा यानी बॉम्बार्डिंग किया जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है। यहाँ है, वेंकटरमन रामकृष्णन को किसमें उनके द्वारा योगदान के लिए 2009 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? 2009 में नोबेल पुरस्कार उनको मिला। तो आंसर हो जाएगा पहला, राइबोसोमल असेंबली लार आणविक लार का पहचानना, जो कोशिकाओं में प्रोटीन का त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है। यहाँ इसके डिटेल को समझेंगे आप कि वेंकटरमन प्रसाद रामकृष्ण एक जीव वैज्ञानिक थे। इनको 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली की संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए इनको यह सम्मान दिया गया था। आगे है, वर्ष 2012 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस कार्य हेतु प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जी प्रोटीन युग्मति ग्राही के लिए। वर्ष 2012 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट लेफोटिक्स और ब्रायन कोबिल्का जो प्रोटीन के दोहरे रिसेप्टर की अंदरूनी प्रणाली की जानकारी के लिए दिया गया था। ये सब बहुत कम चांस है कि आपको एग्जाम में आएगा, बस सुन लीजिए एक बार, नहीं आने का संभावना है। अभी जो दोनों क्वेश्चन किया ये दोनों नहीं आ सकता आपको, क्योंकि ये बहुत पहले का है, इतना पहले का नहीं पूछता, 9 का और 12 का। आगे है, प्रोफेसर CNR राव एक विशेष विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा आपके बारे में कि इसमें दोनों सही है। पहला कहता है, घन अवस्था एवं संरचनात्मक रसायन विज्ञान के वे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ माने जाते हैं। आगे कहता है, वे H इंडेक्स के 100 के स्तर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, जो उन्हें प्रकाशित शोधकार्य के मुख्य भाग के सुलभ को प्रदर्शित करता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आइए डिटेल जानते हैं, वहीं पे ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि इसका कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जॉन डाल्टन गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने क्या दिया है? गुणित अनुपात का नियम। याद करने की कोशिश कीजिए। जोसेफ प्राउस्ट ने भार आधारित निश्चय अनुपात का दिया, निश्चित अनुपात का नियम दिया है। गुणित अनुपात का नियम देने वाले जॉन डाल्टन थे। जोसेफ प्राउस्ट, ये इंटर में पढ़ना है, इंटर का क्लास शुरू करेंगे ना तो आपको ये चीज पढ़ाया जाएगा। अंतव्य लेबोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, और जोसेफ गे लुसेक आयतन आधारित निश्चित अनुपात का नियम दिया। आयतन के आधार पर निश्चित अनुपात। गुणित अनुपात देने वाले जॉन डाल्टन। प्राउस्ट जो थे भार आधारित निश्चित अनुपात का नियम दिया। अंतव्य लेबोजियर ने यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अंडरस्टैंड। आगे है आपका, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। उन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु के नाम से जाना जाता है। डाल्टन साहब का कहनाम था। परमाणु सिद्धांत इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही को बताइए। पहला है आपका, हीलियम गैस उपयोग हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने में किया जाता है। यह गड़बड़ है। ये तो नाइट्रोजन मैंने सुना था। हीलियम आवर्त सारणी के शून्य वर्ग तत्व है।
शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इसी कारण से इस गैस को अक्रिय गैस के रूप में रखा जाता है। रेडॉन को छोड़कर सभी गैसें, एक मिनट कहाँ गया, रेडॉन को छोड़कर सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। हीलियम की खोज पियरे जेन्स और जोसेफ नॉर्मन कॉलियार ने किया था। हीलियम के निम्नलिखित उपयोग, जैसे हवाई जहाज के टायर में भी भरा जा रहा है, चलो भाई। श्वसन के लिए हीलियम हवा ऑक्सीजन में मिश्रित करके डाला जाता है, जानते हैं, जो गोताखोर होता है ना उसको दिया जाता है हवा के साथ, ताकि प्रेशर पड़ने पर वो ठंड ना हो और वो जमे नहीं। हाइड्रोजन रहेगा तो दिक्कत देगा, इसीलिए। निम्न तापीय भौतिकी में द्रव हीलियम बनाने में भी किया जाता है, यानी कि जहाज के टायर में हीलियम भी डाला जाता है, वैसे नाइट्रोजन ज़्यादातर केस में मैंने देखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो सही हो जाएगा। क्या था, हीलियम की खोज सर विलियम रैमजे ने किया था, ये गड़बड़ हो गया, बता दिया मैंने कि किसने खोजा। यहाँ आइए, परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन था। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में कौन था। आंसर हो जाएगा आपका जूलियस ओपेनहाइमर। परमाणु बम के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी मूल वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को दिया जाता है। परमाणु बम के अंदर ऊर्जा प्लूटोनियम या यूरेनियम जैसे तत्व नाभिकीय विखंडन के द्वारा आता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा। हाइड्रोजन बताया टेलर ने खोजा, और उसमें था नाभिकीय संलयन, यहाँ है नाभिकीय विखंडन, और इसको किसने खोजा, ओपेनहाइमर, जूलियस ओपेनहाइमर ने खोजा। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन में नहीं तो बारूद कह दीजिए। कह रहा है स्वीडिश रासायनिक इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो डायनामाइट बारूद का आविष्कारक थे। इनकी याद में 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी किया गया था। यहाँ से अब आइए विविध देखते हैं, बहुत सारा पूरा केमिस्ट्री से मिलाकर। ये लास्ट टॉपिक है मेरा, लेकिन बहुत 150 प्लस क्वेश्चन है इसमें, लंबा सेशन ही जाएगा खींचकर। कहा जा रहा है नाखून पॉलिश परिमार्जक यानी रिमूवर में क्या होता है। तो आंसर बोलेंगे एसीटोन होता है। एसीटोन एक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह नाखून पॉलिश परिमार्जक होता है, हटाने वाला, नाखून के को हटाया जाता है अगर लगा, मतलब साफ किया जाता है। रबर के व्यापारिक बल्कीकरण में किसका प्रयोग शामिल है। तो आंसर हो जाएगा गंधक का। रबर का जो बल्कीकरण किया जाता है गंधक से किया जाता है, पहले हम लोग ने पढ़ा है भी इसका, और कई एग्जाम में आया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भरी वायु बनाने से संबंधित है। तो सल्फर डाइऑक्साइड। यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु, अच्छा भरी नहीं भूरी था, माफी चाहते हैं, वही तो कहे, भूरी वायु बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है, और यही जाके ऊपर एसिड रेन करवाता है। यहाँ कहा जा रहा है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से युक्त जल के साथ साबुन झाग निर्मित नहीं करता है। आगे कहा जा रहा है कि दीर्घ श्रृंखलन बसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण में अघुलनशील है। तो इसका दोनों ये सही है और इसी का आंसर ये है, मतलब इसका कारण बता रहा है सही। साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से युक्त जल अर्थात कि कठोर जल के साथ झाग निर्मित नहीं करता है, क्योंकि दीर्घ श्रृंखलन बसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में अघुलनशील हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे आपको सर्फ काम आएगा, जिसको आप मार्जक के रूप में आप लोग जानते हैं। यहाँ पे आइए, लोहा आपको पालक खाने से मिलेगा। आगे आप देखेंगे आयोडीन से आपको मिल जाएगा, आयोडीन युक्त सामान्य नमक से मिल जाएगा। केला एवं खजूर में आपको क्या बोला जाता है, पोटेशियम मिलता है। ये पोटेशियम शब्द याद रखिए, केला में हमेशा लगाइएगा, ये सही जाएगा। कैल्शियम हो जाएगा, दूध और अंडा में मिलता है, इतना तो लमसम लोग जानते ही थे। चलिए बताइए जरा। CFL बॉल में पारा भरा रहता है कि प्लाज्मा बनाने के लिए पारा भरा रहता है, ये तो सही जाएगा। तो जी ए का 4 इसमें है और इसमें है, ये दोनों हटा दीजिए आंसर। उसके बाद आइए, बैटरी में शीशा होता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। दो ही से पता चल गया कि ये नहीं हो सकता।
बैटरी में लेड एसिड बैटरी सुने, लेड एसिड बैटरी, लेड माने शीशा होता है, लेड माने पीबी माने क्या होता है, पीबी, इसी को लेड बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अब जैसे ये जान गए तो क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, थैलेट, पॉलीमर क्या हो जाएगा, थैलेट। और डीजल इंजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड डीजल इंजन से निकलता है। यहाँ है CFL लैंप पारा होता है, ऑटोमोबाइल बैटरी में शीशा निकलेगा, मतलब पारा रहता है उसमें, बहुलक थैलेट है, और डीजल इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड रिमूव करता है। कीट दंश में होने वाले खुजली किसके कारण होता है, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस खोज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने से सबसे अधिक संभावना है, तो आंसर हो जाएगा जस्ता। निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो जस्ता से। जस्ता की कमी से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है। यहाँ है रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रोटीन होता है, प्रोटीन है, रेशम प्रोटीन का बना हुआ है। मोती का मुख्य घटक क्या है, ऑक्जेलेट करके होगा। कैल्शियम कार्बोनेट कहिए। मोती में लगभग 85% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, अतः मोती को मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि मुख्य घटक पूछा था इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट डालिए। निम्नलिखित जल स्रोत में से किसके जल की फ्लोराइड से संदूषण होने की संभावना हो जाएगी, फ्लोराइड से संदूषण होने की संभावना भौम जल की हो जाएगी। उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से भौम जल स्तर प्रदूषित होता रहता है, इससे फ्लोराइड उच्च मात्रा में उपस्थित होता है, अतः भौम जल की फ्लोराइड से प्रदूषण होने की संभावना बढ़ जाती है। कहा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी की सतह पर तापमान बढ़ाने में योगदान करती है का मुख्य भूमिका क्या है, तो आंसर हो जाएगा आगामी सूर्य किरण को आने वाली होकर जाने देती है, लेकिन निर्गामी अवरक्त विकिरण को रोक सकती है। बात समझे, आगामी जो है सूर्य किरण को होकर जाने देती है, लेकिन जो निर्गामी अवरक्त किरण है उसको रोक सकती है। अब क्या है मतलब, ये जो मैंने बोला उसको यहाँ से समझिए। पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरण को 31% भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः परिवर्तित होकर स्पेस में चला जाता है। 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद पदार्थों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर इसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है। पृथ्वी की सतह और ऊपर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैस ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करते हैं और ऊष्मा को पृथ्वी से बांधे रखता है। तो ये सारी बातें ग्रीन हाउस और गैसेस से रिलेटेड थी। लमसम बात आप जानते थे पहले से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है, तो मीथेन आर्द्र भूमि से निकलेगा, या यहाँ रहेगा आपको धान का खेत, या जहाँ पशुपालन किया जाता है वहाँ, तो सारे आंसर हो जाएगा। ये सारे स्रोत वायुमंडल में 20% मीथेन का उत्सर्जन होता है आपको आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि, दलदली भूमि। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि, आंसर हो जाएगा यह अवरक्त विकिरण का अवशोषण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस कहा जाता है क्योंकि अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस वह गैस है जो थर्मल अवरक्त विकिरण का अवशोषण करती है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का सबसे प्रमुख कारण होता है। आगे है, जब किसी राज्य की आर्थिक व्यवस्था की उत्पादक क्षमता पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजित करने के लिए अपर्याप्त हो तो उसे क्या कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। आगे है संरचनात्मक बेरोजगारी नौकरियों के बीच बेमेल और बेरोजगारों के कौशल के स्तर को दर्शाती है। चक्रीय बेरोजगारी के विपरीत या व्यापार के चक्र के अलावा अन्य बलों के कारण होता है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था में एक अंतर्निहित बदलाव कुछ समूहों
समूहों को नौकरी पाने के लिए मुश्किल बनाता है। बेरोजगारी के अन्य प्रकारों के मुकाबले इसकी पहचान कठिन है। मंदी के खत्म होने के बाद स्ट्रक्चरल बेरोजगारी अत्यधिक लंबे समय तक बेरोजगारी दर को बनाए रखती है। बात समझ में आई कुछ? आगे कहा जा रहा है वह गैस जो चूने की पानी को दुधिया कर देता है कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बार पहले पढ़े फिर भी डिटेल करिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो चूने की पानी को दुधिया कर देती है, चूने को अवशोषित करने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उपयोग हाफजीन गैस बनाने, प्रोड्यूसर गैस एवं जल गैस के रूप में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में गैस जमाने, यूरिया के निर्माण में, सफाई के काम में, चिकनाई को दूर करने के लिए भी किया जाता है। आगे है आपका सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। सूर्य के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड निभाती है। CO2 गैस से वायुमंडल की पार्थिवीकरण के लिए अपरागम्यता को बढ़ाती है, जिससे ताप में वृद्धि होती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। आगे है कि ओजोन छिद्र कहां पर अधिक सुस्पष्ट है? तो आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव पे। 1970 के दशक के बाद पृथ्वी के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की कुछ मात्रा को प्रति दशक लगभग 4% की धीमी लेकिन स्थिर कमी आ गई है। और समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर समताप की ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है। बाद वाली घटना के सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय औद्योगिक संस्थान कानपुर के अनुसंधान और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश और यूरोपीय संघ सीमाओं तथा व्यवहारों पर आधारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक NAAQS के अंतर्गत प्रचालन के रूप में पहली बार शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड को। अब अच्छे से डिटेल को समझिए जरा। यहाँ पे ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाले गैस है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में 0.02% पाई जाती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। जमीन के सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि वायुमंडल के ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक NAAQS को वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एवं नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 18 नवंबर 2009 को अधिसूचित किया गया और इसमें 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया। पढ़िए जरा, बेहतरीन सा बात है। पहला इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, PM10, PM2.5, ओजोन O3, सीसा लेड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी, अमोनिया, बेंजीन, आर्सेनिक, निकल और बेंजोपायरीन, इन सभी को क्या है गड़बड़ बताया गया है। इन सभी को खतरनाक वाला प्रदूषित साबित किया गया है। कथन है और कारण है, जरा पढ़ा जाए और जवाब दिया जाए। कथन में क्लोरीन मूलक ओजोन अपक्षय की श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। आगे करा गैसीय हाइपोक्लोरस अम्ल और क्लोरीन सूर्य प्रकाश द्वारा प्रकाश अपघटित होता है। ये दोनों बात सही है लेकिन इसका ये एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा है। बात समझे? देखिए यहाँ पे यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों सत्य है किंतु एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब इसको यहां से समझिएगा ना तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। यह औद्योगिक फ्रीऑन भी कहलाते हैं। इसका उपयोग जितने भी रेफ्रिजरेटर के पर शीतक ठंडा करने वाला प्लास्टिक में झाग बनाने वाले एजेंट, एरोसॉल्स, जितना भी सेंट वगैरह हो गया, प्रनोदक, वातानुकूलित संयंत्रों मतलब AC वगैरह, कूलर नहीं, आगे कहता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इत्यादि में किया जाता है। यह प्रक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में चलती रहती है। नेक्स्ट है कि आजादी की लड़ाई में कौन सा रसायन का महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? सोचिए, तो सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि समझ रहे हैं गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च के तहत नमक आंदोलन चलाया था, क्योंकि सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगाया जा रहा था, जबकि नमक गरीबों के अमीरों के प्रति भोजन की एक आवश्यक सामग्री, इसीलिए क्या किया गया, सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा महत्व था, गांधी जी ने करा था। कमेंट्स में आप बताइए 1930 को या 1931 में स्टार्ट हुआ था, बताइए तो जरा कमेंट्स में डालिए तो लिख के।
निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के सांद्रण के उच्च होने के कारण महासागर के जल में फैलाव होता है, यह ग्लोबल वार्मिंग का महत्वपूर्ण कारक भी है। कठोर जल साबुन से झाग क्यों नहीं देता है? कुछ देर पहले देखे थे कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन को अवक्षेप बनाते हैं। कठोर जल में सल्फेट और क्लोराइड आयन होते हैं जो अवक्षेप बनाते हैं। कठोर जल में पीएच उच्च होता है। पीएच इसका ए आंसर होगा, पहले हम लोग देख चुके हैं, ये सब नीचे वाला आंसर नहीं है इसका। कहा जाता है साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जब कठोर जल में साबुन मिलाया जाता है तो कठोर जल में मौजूद कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके अवक्षेप बना लेते हैं। साबुन में मौजूद सोडियम लवण अपने अनुरूप कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण में बदल जाते हैं और मैल के रूप में जमा प्रेसिडेट हो जाते हैं। अघुलनशील मैल कपड़े पर चिपक जाती है और इसलिए साबुन से सफाई की क्षमता कम जाती है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक रक्त हीमोग्लोबिन से आसानी से मिल जाता है? तो आंसर हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अन्य सभी गैसों के यौगिकों के मुकाबला कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त हीमोग्लोबिन में आसानी से घुल जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन का प्रमुख अवयव लोहा होता है। आगे कहा जा रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड का निर्माण करता है। आगे है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले गैस कौन सा है? तो संपीड़ित करने पर शीतल होती है, प्रसारित करने पर शीतलता होती है, प्रभाव के कारण शीतलता होती है, प्रभाव के कारण का तापित होती है। संपीड़ित, एक मिनट, संपीड़ित करने पर शीतल होती है या प्रसारित करने पर? अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इन दोनों में। आइए इसके इधर सोल्यूशन देखते हैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। कहा जा रहा है रेफ्रिजरेटर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में रेफ्रिजरेटर नामक तरल पदार्थ जैसे फ्रियोन या अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में। एक मिनट रुकिए, कार्यकारी पदार्थ, इसका आंसर एक मिनट देखना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ दे रहा है। बी कह रहा है ना आंसर, यहाँ पे बी गड़बड़ कह रहा है, बी नहीं होएगा, मेरा दिल नहीं मान रहा। एक मिनट पूछ दीजिए मुझे, जरा नेट से निकालता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा ना, मैं सही बता रहा था, इसका संपीड़ित करने पर नहीं, इसका प्रसारित करने पर ठंडा होगा। यहाँ आंसर गड़बड़ दे रखा है, ठीक है, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी होगा। और यहाँ पे ये चीज़ बता दिया है आपको कि कौन सा गैस का प्रयोग होगा, जैसे फ्रियोन या अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो सही बात लिखा है। यहाँ ना आपको टिक करना है, ठीक है। पहला आर्सेनिक, इसका जो होता है आर्सेनिक से जो रोग होता है, आप इस रोग को जानिए, इससे होता है मेलनोसिस। आर्सेनिक से जो बीमारी होता है उसको मेलनोसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका धूल से सिलिकोसिस होता है, सिलिका से सिलिकोसिस, और शोर से प्रेसबाइकुसिस, ठीक है। ये सब थोड़ा नया, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर से आप प्रैक्टिस करिए। आर्सेनिक से मेलनोसिस होता है, फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस, देखिए फ्लो से फ्लोरोसिस समझ रहे होंगे, आर्सेनिक से मेलनोसिस, एगो आपको याद रखना है। धूल से सिलिकोसिस, क्योंकि धूल में क्या हो, सिलिका ही तो बालू उड़ते रहता है, तो ये भी याद रहेगा। शोर से प्रेस बाइकुसिस। इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन छिद्र बनाने के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF6 द्वारा पहुंचती है। अन्य ओजोन ओजोन रिक्तिकारक और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CH3 हेलोन्स एवं अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। चिकनाई और तेल के दाग युक्त मैले वस्त्र पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किया जाता है। दाग धब्बों का अपनयन होता है क्योंकि अपमार्जक क्या करता है? आपको थोड़ा देर पहले मैग्नीशियम और आप देखे थे कठोर जल मैग्नीशियम हो गया, या
उसमें साबुन काम नहीं करता है, या सोडियम हो गया। आगे करता है, इसका आंसर हो जाएगा पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को प्रबलता से कम करता है। और पृष्ठ तनाव जैसे ही कम होता है तो मैल जो तेल जो होता है वो कपड़े को छोड़ के बाहर आ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दाग धब्बों का अपनयन इसलिए होता है क्योंकि अपमार्जक पानी और तेल के पृष्ठ तनाव को प्रबलता को कम करता है। अपमार्जक 10 से अधिक कार्बन परमाणु वाले अल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल या बसीय व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। आगे है, सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, पहले भी बताए हैं, और हाइड्रोजन बम का भी है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। उसका व्यास 10,90,000 किलोमीटर है और आगे पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा भी है। ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडार है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र से ऊर्जा पैदा करता है। एक द्रव आरंभ में 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है। वह द्रव क्या है? जल है। जल आरंभ में 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित होते चला जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह प्रसारित होता है। 4 के बाद फैलने लगता है और 4 डिग्री पर जल का अपक्षेपी घनत्व सर्वाधिक हो जाता है। सबसे ज़्यादा 4 पर होता है और उसके बाद धीरे धीरे फैलने लगता है, 0 पर जाके बहुत फैल जाता है और इतना फैल जाता है कि बर्फ बन जाता है और वो तैरने भी लग जाता है। लाल मृदा वर्ण किसके कारण होता है? लाल होने का रीजन आप बेसिक सा बात समझ सकते हैं, लोहा होगा। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से रवेदार और कायांतरित शैलों के अपघटन और वियोजन से होता है। आगे कह रहा है, इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। आगे कहा जा रहा है, लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप से यह पीली दिखाई देती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी उर्वरताहीनता, बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। आगे है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सही हो सकते हैं सिवाय नाइट्रस ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सही हो सकते हैं सिवाय किसके? तो मानव में सिलिकोसिस, पौधे में पर्णचित्ती होता है। अच्छा, सिलिकोसिस धूल से होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए है ना, सिलिकोसिस धूल के जमा होने से होता है फेफड़े में। आगे कर रहा है, पौधे में पर्णचित्ती किसके? नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा होता है। मानव में श्वसनी शोध में संबंधित समस्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संक्षारक गैसों का उत्पादन भी नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा होता है। आगे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है? मैग्नीशियम होता है। पत्तों में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, कैरोटीनॉयड, क्लोरोफिल और एंथोसाइनिन। इसमें से क्लोरोफिल वर्णक ही पत्तियों के हरे रंग का कारण बनता है। इसमें मूल रूप से एक मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? सूक्ष्म जीव जिससे नहीं मरता है, तो आंसर हो जाएगा निस्कंदन में। क्वथन गर्म करिएगा मर जाएगा, अल्ट्रावायलेट विकिरण से भी कीड़ा मर जाएगा, बात समझे, और क्लोरीनकरण से भी कीड़ा मर जाएगा। तो जल शोधन का निस्यंदन तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं कर पाता है, गंदगी सिर्फ हटाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलिका और एल्यूमिनियम होता है ग्रेनाइट का, सिलिका और एल्यूमिनियम। ग्रेनाइट में मौजूद होता है सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। यहाँ है आपका कि विद्युत बल्ब में सामान्यतः निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसके लिए होता है? तो कहा जाता है तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए। पहला है उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए, उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए, बल्ब का उत्पादन किफायती बनाने के लिए, तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन प्रयोग किया जाता है जिससे तंतु की लाइफ बढ़ जाती है। बल्ब में कांच के चेंबर में हवा नहीं भरी जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तंतु का जल जाएगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है आपका कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बच जाता है। और समझे, ये निम्नलिखित में किसकी कारण होता है? कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, साबुन नहीं धो पाता है कठोर जल में, बात समझे।
तो वो कठोर जल में क्या क्या देखे थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम था, और उसका क्या रहता है, तो उसको सल्फेट बोलते हैं। एक मिनट, कई चीज हो सकता है, बात आपको समझ में आ रही है? ये सभी चीज हो सकता है, कैल्शियम में कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, या क्लोराइड भी हो सकता है। यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट हो सकते हैं। इन लवणों की उपस्थिति के कारण जल का कठोर हो जाता है। कठोर जल साबुन के साथ फेन नहीं उत्पन्न करता है। कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पित हो जाता है तो पात्र के तल में, यहाँ बल नहीं तल में लिखा है, तो बल लिखा गया है, पात्र के तल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड बच जाते हैं। समझ रहे हैं बातें? अच्छा लग रहा है? जीवित जीवों के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत महत्व क्यों है? क्योंकि एक्स किरणों के प्रवेश को रोकती है। एक मिनट, एक्स किरण नहीं रे भाई, पराबैंगनी किरण को रोकती है, अल्ट्रावायलेट रे को रोकती है। अंडरस्टैंड? एक चीज समझिए, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हल्के में नहीं ये लाइन को लीजिएगा कि कहाँ पे है ओजोन, तो समताप मंडल में स्थित है ओजोन मंडल। एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यह सूर्य, देखिए इसका एक ट्रिक है याद रखने का। ओजोन क्या करता है? प्रकाश को, अल्ट्रावायलेट को रोक के समान ताप रखता है पृथ्वी पर। ओजोन क्या करता है? पूरे पृथ्वी को ढके हुए और समान ताप रखता है। कोबाल्ट संबंधित है, जानते ही ये कई बीमारियों का इलाज होता है। विटामिन B12 से है, और आप जानिए कहा जाता है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? ये शरीर में के संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक है। यह विटामिन शरीर में खून की कमी होने नहीं देता है, और इसके साथ ही लाल रक्त कोशिका, जिसको WBC हम लोग बोलते हैं, का निर्माण करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही तनाव भी कम करता है। इसी वजह से इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन B12 को। ध्यान रखिएगा, पहली बार आ जाए कि एंटी स्ट्रेस विटामिन कौन है तो बहुत बच्चे नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन अब दे पाएंगे। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको। बर्फ का घनत्व जो है ना, जल के घनत्व से कम होता है, ये गड़बड़ लिखा गया, उल्टा लिख दिया गया है। जल का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व कम है, तभी तो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। अंडरस्टैंड? तो ये तो पॉइंट सही था। तो पढ़िए तो क्या लिखा गया है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब है जल को जब हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो जल का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, तो उसके बाद गर्म करते ही जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है, तो खौलने लगता है वो, बलबल बलबल जो देखते होंगे करते हुए। नेक्स्ट है जल सार्विक विलायक के रूप में जाना जाता है। सार्विक सर्वाधिक ऐसे करके कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा विलायक है, इसमें किसी भी चीज़ को आप मिला सकते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़, कोई चीज़ घोल सकते हैं तो आप जल के अंदर घोल सकते हैं ज़्यादा आइटम। जल में अस्थायी कठोरता, ये तो मैं पहले भी बात कर रखा हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट उपस्थित रहते हैं। इसके कारण साबुन काम नहीं कर पाता है कठोर जल में। निम्नलिखित में से कौन सा भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन एक 46% के करीब रहता है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये 4% मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन 46% सबसे ज़्यादा होता है। अगर भूपट्टी में बात किया जाए, ये वायुमंडल की बात नहीं है, भूपट्टी में है, जमीन के नीचे 46% ऑक्सीजन, 28% सिलिकॉन, 8% एल्यूमिनियम, 6% लोहा और मैग्नीशियम 4% होता है। अंडरस्टैंड? तो ये भी याद रखना है कि सिलिकॉन का नंबर 2 नंबर पे आता है 28%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 6% और मैग्नीशियम 4%। सोडियम का है नाम वगैरह नहीं है। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होता है?
ये तो बना दीजिएगा आप लोग। इसका हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो है ना, किसी पिंड का वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग एवं कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए गतिज ऊर्जा, ये ध्यान रखिएगा, किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए गतिज ऊर्जा समान होती है। कहा जाता है विटामिन B12 की कमी प्राण प्रनाशी अरक्तता का कारण है। तंतु जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। मानवों का अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सी संतुलित आयन होते हैं? कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट आयन होता है। कहा जा रहा है कि विटामिन B12 को कोबालामिन, इसका पूरा नाम साइनो कोबालामिन है, कोबालामिन भी कहा जाता है। यह एकलौता ऐसा विटामिन है जिसे कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलन प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। पहला पढ़ा जाए, अम्लीय वर्षा चना पत्थर चूना होता, चना नहीं चूना। अम्लीय वर्षा चूना पत्थर से बनी इमारतों से प्रक्रिया करती है, ये सही बात है। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर से बना हुआ जो भी होता है उस पर अम्लीय वर्षा होता है तो उसको पीला कर देता है वो, जैसे कि ताजमहल को देख लीजिए। आगे वाला पॉइंट है कि सल्फर युक्त कोयले का दहन, सल्फर युक्त कोयले का दहन अम्लीय वर्षा में भागीदारी होती है, ये भी सही बात है। सल्फर हो या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, ये दोनों क्या करते हैं? अम्ल वर्षा करवाते थे। दोनों कथन सही है। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सुपोषण एक प्रभावी युक्ति है, नहीं, ये गलत है। यहाँ फुल डिटेल में है, इसको समझिए। यहाँ से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही एसिड रेन अम्लीय वर्षा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण होता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलता है। यहाँ NO2 डालना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए NOx लिख दिया है, क्योंकि NO2 हो गया या NO हो गया, समझे, वो दोनों तीनों जो है ये सभी काम आता है, वातावरण में फैल जाती है। आगे है, यह मुख्य रूप से पौधे, जलीय प्राणियों, अवसंरचना आदि के प्रभावित होती है। अम्लीय वर्षा होने का अर्थ है कि इसमें हाइड्रोजन के आयनों का स्तर ऊंचा होना, अर्थात पीएच मान का कम हो जाना, क्योंकि पीएच मान 7 से कम होगा तभी तो एसिड बनेगा ना। नदी, झील, धारा एवं सागर जैसे जल निकायों का पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन शैवाल के खिलने से जलीय जीव में प्रकाश संश्लेषण में रुकावट पैदा हो सकती है। अगर प्रकाश संश्लेषण सही तरीके से नहीं होगा तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जलीय प्राणी विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकती है। अतः तीसरा कथन गलत है। बात यहाँ वाला क्या दिया गया ये समझे, रुझे बता रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, इस जगह से, नदी, झील, धारा या सागर जैसे जल निकायों को पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन शैवाल के खिलने से जलीय जीव, बात समझ में आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में रुकावट पैदा कर सकती है। अगर प्रकाश संश्लेषण सही तरीके से नहीं होगा तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जलीय प्राणी विलुप्त की कगार पर पहुंच सकती है। अतः तीसरा कथन इसीलिए, ये जो तीसरा नंबर था ना, प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सुपोषण एक प्रभावी युक्ति है, तो नहीं, सुपोषण हमेशा प्रभावी युक्ति नहीं हो सकता। घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संश्लिष्ट रबर ने, संश्लिष्ट मतलब जिसको मनुष्य ने बनाता है, मनुष्य लैब में, संश्लिष्ट रबर ने प्राकृतिक रबर का स्थान ले लिया, इसका स्थान ले लिया है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे यही है कि मांग का पूर्ति नहीं कर पा रहा है, प्राकृतिक रबर उतना नहीं पूर्ति हो पा रहा है जितना ज़रूरत है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्र यानी लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? कचरा भराव से आपको पता होना चाहिए। कचरा वगैरह में मीथेन निकलेगा, अपशिष्ट जो भी होगा, दलदली भूमि जो भी होगा, धान का खेत जो भी होगा, आर्द्र भूमि होगा, उन सभी जगह पे वही निकलेगा। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और आर्थिक विकास के साथ साथ शहरों से निकलने वाले कचरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही प्रबंधन नहीं होने से कचरे को सीधे लैंडफिल यानी कचरा भराव क्षेत्र में फेंक दिया जाता है, कहीं गड्ढा में फेंक दिया जाता है, जहाँ से उत्सर्जन होने वाला मीथेन गैस मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनकर उभरा है। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि कचरे के बेहतरीन प्रबंधन के करके भराव क्षेत्र से निकलने वाली मीथेन गैस का उपयोग हरित ऊर्जा का उत्पादन करने में हो सकता है, जिससे पर्यावरण को ग्रीन हाउस गैसों से प्रभाव से बचाने में मदद मिल सकती है। आगे ऐसे भी कचरा से बहुत चीज़ आजकल निकल रहा है, बन रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर, ठीक है, किससे हीमोग्लोबिन से संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वासन रोध होता है और मनुष्य की का मृत्यु भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से सबसे आंसर अच्छा है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में पहले के ज़माने में मनुष्य को मारने के लिए किया जाता था। एक रूम में बंद कर दिया जाता था और उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दिया जाता है। ये जब हमारे लंग्स में जाता है, फेफड़े में, तो ये ऑक्सीजन को खाने लगता है हमारे शरीर का, और हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हम मर सकते हैं। आगे कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। ठीक है, ये कैसा रंगहीन है, दिखता नहीं है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। ऊंची सांसा में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए अंदर जाती है तथा लाल रक्त कोशिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलने लग जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से 300 गुना तीव्र गति से मतलब 300 गुना शीघ्र ग्रहण करती है। अधिकतर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ओर जाने लगता है। इस प्रकार तंतुओं के ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इस प्रकार दम घुटने लग जाता है। यहाँ गड़बड़ लिखा गया, अधिकतर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ओर नहीं जाती, कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर चली जाती है, उससे रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं पा रहा है, इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और डेथ हो जाती है। निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल में एक मतलब अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो जाता है? तो नाइट्रोजन कह सकते हैं। नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर में कहता है अविषालु पदार्थ में उपस्थित हो सकता है। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यहाँ है तत्व और गुण। मैग्नीशियम का तो ये हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को रोक कर रखता है। ठीक है। इसका एक मिनट, इसका लगाइए ना, ये कहा गया प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि क्लोरोफिल के साथ मैग्नीशियम होता है, बात समझे, यही वजह से प्रकाश संश्लेषण में इसका यूज होता है। उसके बाद आप देखिएगा एक चीज़, कैल्शियम से क्या होता है, हमारे हड्डी को कैल्शियम रहता है हड्डी में, तो इसका आंसर लगाइए मांसपेशी से रिलेटेड। ठीक है, मांसपेशी में क्या करता है कैल्शियम, संकुचन का नियंत्रण करता है। अच्छा, स्ट्रोंसियम ये है, इस इसके बारे में एक चीज़ पता होगा, ये डाला जाता है फुलझड़ी, अनार जो पटाखे जलाते हैं उसमें लाल रंग का कलर देने के लिए, डिजाइन पैदा करने के लिए, लाल रंग की ज्वाला के लिए स्ट्रोंसियम इसको बोलते हैं। अच्छा, बैरियम का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका आप आंसर दीजिए, चिकित्सा में होता है। बैरियम सल्फेट जो होता है ना, बैरियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है रोगी के आहार नाल की जांच करने के लिए। ये एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के आधार पर किस प्रकार है? सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन होएगा,
ये तो हम सभी जानते हैं, तो आंसर ये होगा। उसके बाद कार्बन है हमारे शरीर में, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर क्या है, नाइट्रोजन है। संख्या नहीं पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान के हिसाब से है ये दिया हुआ। संख्या में हो सके हाइड्रोजन ज़्यादा हो सकता है कार्बन से, लेकिन वजन में ज़्यादा क्या होगा, कार्बन, ऑक्सीजन के बाद। आगे है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु, किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं। रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं, तो फाइब्रिन कहलाएगा। समझे, रेशम कितना चमकदार होता है। रेशम के तंतु में फाइब्रिन 80% होती है, जिसके कारण रेशम के तंतु चमकीले दिखाई देते हैं। रेशम के तंतु में 10% सीरीसीन होते हैं, ये वाला सीरीसीन। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण होता है वो नाइट्रेट होता है, NO3 का संदूषण है। संदूषण प्रदूषण से ही रिलेटेड है, गंदगी। जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक मात्रा में हो जाती है तो यह शिशुओं के पाचन तंत्र द्वारा नाइट्रोजन में बदल जाती है, NO2। और आगे कहता है नाइट्राइट रक्त में मौजूद ऑक्सी हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया कर मीथेन ग्लोबिन में बदल देता है। यह मीथेग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहन नहीं कर सकता है। चूँकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है, किंतु यह मीथेहीमोग्लोबिन में बदल जाता है, अतः ऑक्सीजन के अभाव से रक्त नीला पड़ने लग जाता है और यह शिशु के अनेक अंग नीले दिखने लग जाते हैं। संदूषण नाइट्रेट के कारण होता है, जल में संदूषण से। और ब्लू ब्लू हर चीज़ दिखेगा, नाखून उन ये सब वगैरह देखिएगा तो सब शरीर नीला पड़ने लग जाएगा। जैसे जॉन्डिस में पीला पड़ने लगता है, इसमें नीला पड़ने लगता है। इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चों में होता है। मोती पर्ल एक मुलस्का से बनता है, ठीक है, कि मृदु तकों में उत्पन्न होने वाला है कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से रहता है, लेकिन यहाँ देखिए रासायनिक रूप से मोती जो है सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है, जो जीवों द्वारा सकेंद्रीय स्तरों से निक्षेपण करके बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो मीथेन आंसर होगा इसका। सल्फर हो गया, सीसा हो गया, ये सब होता है। कहा जा रहा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषण को शामिल किया जाता है, ये याद रखना है आपको। जैसे PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और लेड। इन सूचकांक को वर्ष 2014 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नियंत्रण द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन हमारा है नया वाला कि एक कार्बन क्रेडिट, आपने सुना होगा कभी, हो सके तो कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है। तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 100 नहीं, ये टन नहीं है, ये क्विंटल है। 100 को क्विंटल बोलते हैं, 40 को मन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। और 1000 को बोला जाता है क्या, क्विंटल। 1000 क्विंटल बोलेंगे इसको, 1000 kg, सॉरी 1 क्विंटल बोलेंगे 1000 kg को। रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होता है, रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में, तो इसको पोटेशियम को कहते हैं। रक्त के सामान्यतः नियंत्रण में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। विशेषतः सोडियम और पोटेशियम शरीर के विभिन्न, कौन कौन, सोडियम और पोटेशियम शरीर में रक्त की जल मात्रा नियंत्रित करने में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन में अगर सोडियम नहीं है तो आप क्या डालिएगा, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम आपको पता होगा केला से मिलता है, इससे पहले आप क्लास में हम बताए थे, या इसी वीडियो में शायद पहले बताए हैं। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है, तो आप एक चीज जानते होंगे, कैल्शियम के क्लोराइड
एक मिनट रुक जाइए। अस्थायी कठोरता है ना, देखिए अस्थायी कठोरता तो ये इससे आता है, तो ये दोनों तो छोड़ दीजिए क्योंकि अस्थायी पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे इसके लिए, बात समझे। जल में अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट आयन से आता है, बात समझे। तो इसके लिए आंसर देना अच्छा रहेगा 2 नंबर और फर्स्ट नंबर, कि जल की अस्थायी कठोरता का उबाल कर दूर किया जा सकता है। जब हम लोग गर्म करते हैं फल। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों का विचार करिए। वायुमंडल के गैस के बारे में विचार करिए। आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अंडरस्टैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि आयतन की आवश्यकता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही क्या है, आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में होता है। इस ऑप्शन के हिसाब से आइए इसे देख लेते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वातावरण में 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% के करीब होता है, 20.9 है, यानी कि 21 कह सकते हैं। आर्गन उसके बाद आता है 0.9%, 1% के करीब कहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नियॉन है, बहुत ही कम है नियॉन, और हीलियम उससे भी कम है। अंडरस्टैंड। माइंड में इस चीज़ को बैठाइए और आंसर दे सकते हैं आप। यहाँ तक याद कीजिए, यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों अपने हो जाएगा, नियॉन और हीलियम। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम, इस टाइप के है सीक्वेंस इसका। ये जो आपका क्वेश्चन था हीलियम और नियॉन, तो छोटा नाम वाला ऊपर होता है, हीलियम नीचे जाता है, तो सबसे कम लास्ट में जाएगा, यानी 3 पीछे होना चाहिए। ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और आर्गन पहले रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के पहले, तो आर्गन 1 नंबर में यहाँ है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, नियॉन, फिर हीलियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था फलन है। नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर करिए। अवस्था फलन की बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं Q+W अवस्था फलन कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कठोर जल हार्ड वाटर उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए तो उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं है, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए ये तो चल जाएगा, फसल की सिंचाई के लिए ये भी चल जाएगा। आइए तो इधर देखिए तो आंसर, जल की कठोरता उसमें उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के कारण होता है। ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं। कठोर जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें घुले हुए लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साबुन के लिए कठोर जल पर्याप्त झाग नहीं देता है। इसका उपयोग फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मिट्टी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। बॉयलर्स में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, चारों हो जाएगा दोस्त, बात समझे। यानी चारों जगह पे प्रयोग नहीं हो पाएगा, फसल में भी नहीं हो पाएगा, सिंचाई में, बॉयलर्स में भी प्रयोग नहीं होगा, साबुन और पीने के लिए तो प्रयोग नहीं ही होता है, यानी चारों नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है, जरा पढ़ के जवाब देने का कोशिश करिए। कहा जा रहा है यहाँ कि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। आगे है, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। साबुन अघुलनशील बनाते हैं, इसलिए दिक्कत है। बट ये जो है कृत्रिम प्रक्षालक के कठोर जल के साथ घुलनशील लवण बनाते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, बात समझे। और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है कि कृत्रिम प्रक्षालक क्षारीय जो हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फोनिक अम्ल होता है कि लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण बनाते हैं, जो कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं और आसानी से झाग उत्पन्न कर देते हैं। अपमार्जक इसके अंतर्गत आ जाता है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रोंशियम और बेरियम से कलर आता है, बताए थे, SR और BA, स्ट्रोंशियम और बेरियम से कलर आता है। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, कह रहा है स्ट्रोंशियम और बेरियम क्षारीय मृदा धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील है। इन दोनों को ज्वाला में
डालने पर लाक्षणिक रंग उत्पन्न करता है, मतलब इसका जो लक्षण है उस हिसाब से। स्ट्रांसियम लवण की आतिशबाजी से लाल रंग उत्पन्न होता है प्रयोग के लिए, और बेरिलियम लवण को बेरिलियम लवण को हरा रंग के लिए किया जाता है। तो बेरिलियम हरा देता है, स्ट्रांसियम रेड कलर देता है, इसीलिए इसका फुलझड़ी, अनार वगैरह इन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कौन सा है? गौर से सुनिए। कांच में से पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच कहा जाता है। जैसे क्रूक जो ग्लास होता है कांच में, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने की क्षमता होती है, यही आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। धूप चश्मा बनता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प यानी फिलोसफर्स फूल उल कहलाता है? तो यह आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ना, ZnO, यह यशद पुष्प कहे जाते हैं। इसका उपयोग पिगमेंट, कॉस्मेटिक, ग्लास, स्याही इत्यादि बनाने में प्रयोग आता है। यहाँ क्वेश्चन है, मानिक और नीलम रसायन रूप से कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है, समझे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कह रहा है मानिक और नीलम विभिन्न रंगों के एक ही पदार्थ है, दोनों एक ही खनिज कोरेंडम से प्राप्त किया जाता है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से बनता है, इसीलिए इन दोनों का रासायनिक रूप से एक ही चीज जाना जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ही प्राप्त किया जाता है, कोरंडम एक्स से। शरीर में श्वास अथवा खाने से, एक मिनट, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा जो लेड यानी शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अंडरस्टैंड। पेट्रोल में शीशे का उपयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने में स्रोत में कौन सा है? मतलब पहले तो पेट्रोलियम से होता था, अब उसमें मना कर दिया गया, तब शीशा कहाँ प्रयोग हो रहा है? तो जितने भी प्रगलन इकाई होती है वहां पे शीशा का प्रयोग किया जा रहा है, बात समझे। पेन, कलम, पेंसिल का जहां प्रयोग होता है वहां पे होता है, ये सभी हो जाएगा। पेंट वाले जगह, केस, तेल एवं समाधान सामग्री जितने भी है, जैसे देखिए प्रगलन इकाइयाँ हो गई, पेंट, पेन, पेंसिल, शीशे इत्यादि की विषाक्तता उत्पन्न करने वाली स्रोत है। तो इसका आंसर बी नहीं, डी देना अच्छा रहेगा। प्रगलन इकाइयाँ पेन, कलम या पेंसिल, केस, तेल, प्रसाधन सामग्री और पेंट में शीशा का प्रयोग होता ही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। आगे कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो और ओजोन ह्रास पदार्थों के रूप में चर्चित है, इसका उपयोग जितने भी ठंड करने वाला चीज होता है ना वहां प्रयोग होता है। सुघट्ट फोम के निर्माण में, सही जवाब हो जाएगा। ट्यूबलेस टायरों में नहीं, ट्यूबलेस टायर में नहीं होता है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, ये सही है। एरोसॉल जितने भी है कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में, इसका हो जाए 1, 3, 4, ये सही है। ओजोन ह्रास पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग सुघट्ट फोम के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई एवं एरोसोल कैन में दाबकारी अभिकर्मक के रूप में होता है। कहा जा रहा वियतनाम में एजेंट ऑरेंज, ये वर्ल्ड वार के समय चला था। एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण सन 1970 में हुआ। इस क्षेत्र में पुनः हरियाली छाने लगी है, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्षों बाद भी स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों को हत्या कर रहा है, उसके अंग भंग कर रहे हैं, अर्थात यह सब कर रहा है जिसका कोई भी इरादा भी नहीं किया था। आगे कहता है उन बादलों से हुई 20 वर्षा मानवों के लिए विपदाओं के फसल दे रहा है। आगे कहता है जिससे कैंसर, गर्भस्राव, जन्मजात विकलांगता, ये सब विपत्ति जो है दशकों से देखा जा रहा है। कहता है इस उदाहरण से निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है।
पहला कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त डीडीटी नहीं। अमेरिकी सहायता में कृषि उपज बढ़ाने हेतु उपयुक्त शाकनाशियों खरपतवार का जटिल मिश्रण है नहीं। मलेरिया फलेरिया की बात नहीं है, ये इसका आंसर डी देना सही रहेगा कि निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन है ये एक तरह से। एजेंट ऑरेंज इसको नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे है कि जल स्रोतों में जल की भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने के कारण, जल स्रोतों में भौतिक और रासायनिक लक्षण में परिवर्तन होने के कारण आंसर दीजिएगा बहिस्रावी के कारण होता है। यहाँ है कि जलीय बृहत्पाद जलीय कवक बहिस्रावी और वाष्पन वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा पौधे जल निकालते हैं। जल बहिस्रावी तो होता है, इसीलिए जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक और लक्षणों में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि शहरों की नालियों और कारखानों से निकलने वाला गंदा जल जल स्रोतों को प्रदूषित कर देता है। आगे है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदी में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? ऑक्सीजन की घुलित हुई मात्रा के द्वारा, VOD बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नदियों में जल के प्रदूषण की माप घुली हुई ऑक्सीजन से की जाती है। एक नंबर में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का घटना पानी के नमूने में घुली हुई ऑक्सीजन की सांद्रता बताता है। नेक्स्ट है कि BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पानी के अंदर उपस्थित जैविक प्राणी को आवश्यक घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारण लिए गए पानी के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय अंतराल में टूटने से होता है। CO2 का बढ़ना यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल अलग है, केमिकल अलग है। एक अप्रत्यक्ष तरीके से पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की जांच होती है इससे। कौन सा क्या है वो बताना है आपको। हीरा के बारे में हर कोई जानता है, ये कार्बन है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है संगमरमर। बालू सिलिकॉन होता है, सिलिका या सिलिकॉन कह सकते हैं। और माणिक्य जो होता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड होता है। यहाँ है, केरल के कई भागों की समुद्रीय तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से चीज पाए जाते हैं? ये केरल की बात कर रहा है और बालू में क्या पाया जाता है? ये अच्छा चीज है, तो इसमें पाया जाता है, आप ऐसे समझिए। पहला तो पाया जाता है इल्मेनाइट पाया जाता है। टंगस्टन को छोड़ के जिरकॉन पाया जाता है, सिल्मेनाइट पाया जाता है। ये तीनों चीज वहाँ के बालू में पाया जाता है। यहाँ पे है कि वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी आने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण से उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो सकता है, पढ़िए जरा। अंतर श्वसन में ली गई CO शरीर में पहुंचने पर CO2 में रूपांतरित हो जाता है। अंतर श्वसन में ली गई CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक बंधुता है, यही सही है। ऑक्सीजन से पहले यही जाकर रिएक्ट कर जाता है हीमोग्लोबिन से। यहाँ देखिए कह रहा है, जीवाश्म ईंधन पर आधारित जो भी शक्ति इंजनों द्वारा उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषण होती है। ईंधन के साथ वायु में अपूर्ण दहन से रंगहीन, गंधहीन और बहुत ही जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। यह हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। यह ऑक्सीजन से अधिक प्रभावशाली और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक समय तक जुड़ी रहती है। इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के विभिन्न भागों पर पड़ता है। यहाँ है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में
पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की भूमिका क्या है जल शुद्धिकरण प्रणाली में, और क्या कथन सही है? तो पहला है यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है, एकदम सही बात है। आगे करा यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देता है, ये नहीं कर सकता। हर तरह का गंदा कैसे पराबैंगनी जल शुद्धिकरण प्रणाली में पराबैंगनी किरण हर तरह की गंदगी को कैसे साफ कर सकता है, ये संभव नहीं है। यह जल में उपस्थित कठोर कणों के अवसादन नहीं कर तेज कैसे करेगा, ये सिर्फ यह कीड़ा को मार सकता है, कि वो एक रे है और कुछ कर ही नहीं सकता। वो अवसादन वगैरह किसी और चीज़ से फिटकिरी वगैरह डाल के कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं पराबैंगनी विकिरण जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट कर सकता है। आगे है अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से ऐसा होता है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो पर्याप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचित हो जाती है। ऑक्सीजन ली जाती है? नहीं, ऑक्सीजन ली नहीं जाती, ये भी नहीं है, यही हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा ऑक्सीजन तथा जल की पर्याप्तता होती है, मतलब की उत्पत्ति इस प्रकार अवमुक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कई घरेलू उत्पाद जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों जिसको अपहोल्स्टीरी बोलते हैं में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? आइए इसका और डिटेल यहाँ से जानते हैं। पहला कह रहा है चिंता का विषय, इसमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। आगे कहता है वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो जाते हैं, यही सही होगा इसका। कह रहा है कई घरेलू उत्पाद में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक का प्रयोग किया जाता है जो पर्यावरण में अवघटन के लिए अति उच्च प्रतिरोधी है और मानव एवं जानवरों में संचित हो जाता है। यहाँ की भारत यानी अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि इस प्रकार सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या हो सकता है? तो आप इसका जवाब देंगे। पहला नंबर में कहा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पहला नहीं। कह रहा है कि यह विद्युत उत्पादन के लिए संयुक्त यानी फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। तब क्या है ना, यहाँ से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। देखिए ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का उद्देश्य प्लाज्मा भौतिकी, गौर से सुनिए, प्लाज्मा भौतिकी पर लंबे समय से चलते आ रहे बहु प्रतिक्षण प्रयोगात्मक अध्ययन से भारी पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय संलयन विद्युत केंद्र बनाना है। क्या है भाई दूसरा पॉइंट, क्या नाभिकीय संलयन भविष्य में ऊर्जा और बिजली के स्रोत हो सकते हैं का पता लगाने के लिए इस तरह की योजना 2006 में शुरू की गई, इसलिए डी सबसे उपयुक्त विकल्प माना जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए। यहाँ पे है कुछ सामान दिया गया है, इसमें पाए जाने वाले वांछित और जो गड़बड़ चीज है सो लिपस्टिक में शीशा पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है। शीतल पेय में ब्रोमीन वनस्पति तेल मिलाया जाता है। चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट रहता है चाइनीज फास्ट फूड में, ये भी सही है, सारे सही इसके हैं। अब इसको नीचे पढ़ेंगे ना और डिटेल इसको समझ में आपको आ जाएगा। देखिए कह रहा है सुरक्षित प्रसाधन सामग्री तथा सुरक्षित प्रसाधन सामग्री हो गया या संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक अभियान से संशोधित द्वारा लिपस्टिक में आश्चर्यजनक मात्रा में सीसा एवं अन्य विषाक्त धातुएं मिलाई प्राप्त हुई है। ब्रोमीनेटेड वनस्पति तेल का उपयोग मुख्य रूप से शीतल पेय में साइट्रस लेवल के लिए मिलाया जाता है। आगे कहता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट अभी हाल ही में विवादों में रहा है, मैगी में इसको खोजा गया था। निम्नलिखित में से क्या जल का अस्थायी कठोरता का कारण होता है? पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अस्थायी कठोरता होगा तो ध्यान रखिएगा सल्फेट होगा, बाइकार्बोनेट जब भी होगा, सोडियम क्लोराइड तो होता ही नहीं है।
तो ये सब अस्थायी कठोरता है, लेकिन स्थायी में है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। करा है कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, ठीक है, कारण अस्थायी कठोरता आती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन साबुन के साथ सफेद तथा चिकना अवक्षेप बनाता है, जिससे झाग नहीं उत्पन्न होता है। जल का स्थानांतरण, ये क्या है? अपसुघटित और संसुघटित। आइए इसका इधर देखते हैं। इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब यहां से समझ में आएगा। क्या यहाँ पर आ जाए, कह रहा है कि अपसुघटित, सुघटित तथा संसुघटित दोनों प्रकार का स्थानांतरण जल द्वारा होता है। सामान्यतः यह प्रक्रिया पादपों में पाई जाती है। अच्छा, कह रहा है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में मिलावट के लिए लैक्टोमीटर से नापा जाता है कितना दूध गाढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? वायु का प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते, एक मिनट, हाइड्रोकार्बन्स नहीं करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी प्रदूषण का काम है, लेकिन हाइड्रोकार्बन प्रदूषण नहीं फैलाते। जब उसको जलाते हैं तब फैलता है प्रदूषण। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है क्वार्ट्ज में रूपांतर हो जाता है। स्लेट हो गया, सेल खरी हो गया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, संगमरमर बना होता है, जबकि बलुई पत्थर तथा क्वार्ट्ज दोनों सिलिका से बने होते हैं। बलुई पत्थर का रूपांतर क्वार्ट्ज में हो जाता है। आगे है आपका कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने भी ठंडा वाला चीज़ है उसमें मिलाया जाता है, इससे ओजोन का क्या होता है, लेयर कमजोर पड़ जाता है। आगे कहा जा रहा है कि सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये करवाता है, और इससे संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट की चीज़ खराब होने लगते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ सम्मिलित होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर में, जितने भी ठंडा करने वाले चीज़ है वहाँ पे फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। इससे ठंड, रेफ्रिजरेटर वगैरह में ठंड होता है, और इसी गैस के कारण क्या होता है आपका ओजोन लेयर क्षय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में नवजात ऑक्सीजन पाई जाती है, जो ऑक्सीकरण के द्वारा रंगीन पदार्थ में रंगहीन कर देता है। एंजाइम क्या है? एक मिनट, एंजाइम क्या है पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, स्टेरॉयड है, लिपिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर दे देंगे प्रोटीन। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, समझें, जो कि शरीर में क्रियाओं को करने में हेल्प करता है। जैसे कह सकते हैं एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैविक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ठंडी के मौसम में शरीर का ऊष्मा अधिक ऊर्जा होती है तथा गर्मी के मौसम में कम, अतः ऊष्मा को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है, मृदु मतलब मीठा जल में डूब जाता है, किंतु नमक वाले में नहीं डूबता। इसके बारे में कह सकते हैं कि एल्बुमिन नामक नमक के घोल में घुल जाती है और अंडा हल्का हो जाता है। यहाँ है कि अंडे की बाहरी सतह अर्ध परागम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। जब नमक के घोल वाले जलीय विलयन में अंडे को डुबाया जाता है तब परासरण क्रिया द्वारा अंडे में उपस्थित द्रव नमकीन जल में आ जाता है, जिसके कारण अंडा सिकुड़ जाता है तथा जल में तैरने लग जाता है। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, तो इसको बोले रोगाणुनाशी के रूप में, कीटाणु मारने के लिए किया जाता है। आगे है कि जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो याद रखिएगा, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के जैसा होता है। जल की कठोरता को सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य माना जाता है। आगे समझे, जल की कठोरता के कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स भी है कि विभिन्न प्रकरणों द्वारा भी लिया जा सकता है। आगे है किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा साधारण साबुन। साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता है और मृदु जल में खूब सारा झाग देता है। इससे पता चल जाता है कौन कठोर है कौन कठोर नहीं है।
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, प्रमुख अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये भी जहरीला है। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त गैस है, इसके प्रभाव से मनुष्य में सांस लेने की कठिनाई होती है या मृत्यु भी हो जाती है। इसके द्वारा जल में, किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम का प्रयोग जल प्रदूषण दूर करने में होता है, इसका प्रयोग बायोफिल्टर के रूप में भी किया जाता है। आगे है आपका कि फ्लाई एश वातावरण प्रदूषक है, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा। थर्मल पावर प्लांट संयंत्र में वातावरणीय प्रदूषक को फ्लाई एश कहे जाते हैं। इस प्रकार की राख होती है, मतलब ये एक प्रकार का राख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण हो जाता है? तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण हो जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल का बीओडी मान बताता है क्या? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, कितना ऑक्सीजन है जैव रासायनिक प्रक्रिया के लिए? जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं विसंक्रमित। आगे कहा जा रहा है आपका क्वेश्चन में कि औद्योगिक बहिष्प्रवाह द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपत्रिन को उपयोगी पाया जाता है? तो इसको बोलते हैं वाटर हांसथी सिंथ जल प्रदूषण के नियंत्रण करता है। यह एक जलीय पादप है, मतलब पेड़ है एक तरह का, जल में जो होता है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में से किसका उपयोग करके निकाला जा सकता है? तो इसको बोलते हैं आयन विनिमय रेजिन तकनीक द्वारा। प्रदूषक जिसको बोलते हैं फिनोलिक्स को गंदे पानी से निकालने के आयन विनिमय रेजिन तकनीक द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग अस्कंदन के रूप में, निस्यंदन नहीं, अस्कंदन के लिए किया जाता है। फिटकिरी अस्कंदन प्रक्रिया में सहायता करती है, यह जल उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। आगे है गौण प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है? तो पैन हो जाएगा। इसको बोलते हैं परॉक्सी एसीटीन नाइट्रेट, पैन गौण प्रदूषण का ये उदाहरण है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? तो सबसे आसान है अवसादन। समुद्र जल के शोधन में अवसादन विधि का प्रयोग किया जाता है। पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता मिलीग्राम प्रति लीटर में है, कितना है? तो इसको बोलते हैं 0.2 मिलीग्राम पर लीटर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रदूषण नहीं फैलाता है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग के। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा औद्योगिक इकाइयों की श्रेणी में प्रदान की जाती है। लाल श्रेणी उन उद्योगों को दी जाती है जिससे पर्यावरण में अधिक खतरा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि रीतियां हमारे जल संशोधन के प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी रही है? तो आपका आंसर देना सही रहेगा 2 और 3। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, पशु का नहीं, और वनो उन्मूलन नहीं देंगे, इसका रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग। ये है सबसे ज्यादा कृषि से रिलेटेड जो प्रदूषण फैलाया है अभी तक। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? मल जल होता है, निलंबित कण होता है, जीवाश्म ईंधन का वहन होता है, तापीय विद्युत संयंत्र होता है। सोचिए और जवाब दीजिए जरा। आंसर आप क्या देंगे? सबसे अच्छा रहेगा पेट्रोलियम पदार्थ, यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीसा जैसे भारी धातु वातावरण में मुक्त होता है। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला आदि से इसका प्रदूषण खूब फैलता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण। पर्यावरण में पौधे घर प्रभाव किसकी, एक मिनट, पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इस गैस के अधिक उत्सर्जन से वातावरण में तापमान की वृद्धि होती है।
निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेंजर से कैंसर हो जाता है? तो शीशा के प्रयोग से। ऑटोमोबाइल में शीशा डाल दिया जाता है, लेड जिसको बोलते हैं, उससे प्रोड होता है। सक्रियता आपांक उपचार को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं जैविक उपचार। ठीक है, इसको जैविक उपचार कहा जाता है। कागज बनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पौधे के सेल्यूलोज से। जैसे घास पात, पुआल, बांस आदि के लुगदी बनाकर कागज का निर्माण कर लिया जाता है। खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? पहले भी हम लोगों ने देखा था, कागज के लिए कहा जाता है। गन्ने के खोई का प्रयोग कागज बनाने के लिए सेल्यूलोज के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे कहा जा रहा है आपका, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अधिक अवांछनीय माना जाता है? क्योंकि कार्सिनोजेन पदार्थ जैसी बेंजोपाइरीन पैदा कर देता है, इसलिए बार बार तेल को गर्म कर करके नहीं खाना चाहिए, कैंसर वगैरह बीमारी होता है। नेक्स्ट है, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्निशामक वस्त्र जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं एस्बेस्टॉस से। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करते हैं पतला करके, किस चीज को पतला करते हैं? ओजोन को। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो हम लोग पहले भी देखे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से। आगे कहा जा रहा है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? काला लंग हो, तो कोयले के खदान में काम करने वाला को ब्लैक लंग हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का प्रयोग हुआ था? तो मेथिल आइसोसाइनेट निकला था। वो समय था 3 दिसंबर 1984 को, 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई था। 15,000 से अधिक लोग, हजारों किलोमीटर तक डिस्टेंस तक इसका प्रॉब्लम फैला था। प्रशीतक फ्रेयॉन है, बताया कुछ देर पहले, डाइफ्लोरोमेथेन, डाइफ्लोरोमेथेन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, नहीं बोल रहा है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, मेथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन, ये सभी है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा घर प्रभाव करता है? तो अभी कुछ देर पहले ही देखे थे इसका, एक मिनट, यहाँ जल वाष्प देना अच्छा है। ठीक है, कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव में जल वाष्प 36 से 72% तक, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26% तक प्रभावित करता है। यानी जल वाष्प ऑप्शन में हो तो जल वाष्प दीजिए, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सही रहेगा। नेक्स्ट है, कांच प्रवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हम रेसा कांच। ठीक है, फाइबर ग्लास यानी रेसा कांच का उपयोग कांच प्रवलित प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? सोचिए जरा, बेसिक सा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम का प्रयोग होगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं जलयोजन, यानी उदकन। जलयोजन एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जल किसी तत्व के साथ संयुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि तीव्र सीसा विषाक्तता को डैश भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पल्वीज में हो जाएगा। वाहनों के पेट्रोल में प्रति अपस्फोटक के रूप में टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है, यह वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। आगे कहा जा रहा है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें होता है? आंसर हो जाएगा आपका निकोटीन होता है। तंबाकू के धुएं में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण कैंसर की बीमारी होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टीएनपी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉन, टीएनजी। एक मिनट, टीएनजी आंसर होगा, ये गड़बड़ दिया है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉन होगा। टीएनजी एक विस्फोटक द्रव है, इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है, तो टीएनजी पहला आंसर देना सही रहेगा, नोबेल गैस के रूप में। नेक्स्ट है आपका, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ? तो आंसर हो जाएगा हैंगिंग द्वारा। आरडीएक्स यानी अनुसंधान विभाग विस्फोट या रॉयल विध्वंसक विस्फोट, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या रॉयल डेमोलेशन एक्सप्लोसिव का संक्षिप्त नाम है। इसे औपचारिक रूप से साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्रामीन या साइक्लोनाइटेट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसकी खोज जर्मनी जॉर्ज फ्रेडरिक हैंगिंग द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसे नाइट्रोग्लिसरॉन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो इसमें बोलते हैं एमाटोल नहीं पाया जाता है, उसके अलावा ये सभी चीज पाया जाता है इसके अंदर। यहाँ पे है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक क्या है? तो इसको बोलते हैं ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कीट भक्षी पौधे में जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। कहाँ गया नाइट्रोजन? ऑप्शन यहाँ है। वह नाइट्रोजन नहीं होता है, पहले कितना बार हम बताए हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ से देख लीजिए, एग्जाम्पल महत्व, जैसे नेफेंथिस हो गया, डायोनिया हो गया, ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया। ये सभी क्या है? कीड़ा खाने वाला पौधा है। अश्रुत गैस है, आंसू गैस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। अश्रुत गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितिर बितिर करने में किया जाता है। मानव के संपर्क में आने पर जलन पैदा करता है, अश्रुत टपकने लगती है। इसको बोलते हैं एल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल, एक्रोलीन आदि प्रमुख आंसू गैस है। आंसू गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है और हीलियम जो है ज्वलनशील नहीं है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन जल जाएगा। कभी गलती से आग के पास चला गया तो ब्लास्ट कर जाएगा। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आंसर हो जाएगा पारा, धातु होने की वजह से। आजकल सड़क की रोशनी पीले लैंप बहुतायत की प्रयुक्त हो रही है। इस लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसको बोलते हैं सोडियम नियॉन का शायद प्रयोग होता है। नहीं, सोडियम प्रयोग होता है। देखिए, सामान्यतः 3 रंग का प्रयोग होता है। सोडियम लैंप जो होता है, इससे पीली रोशनी निकाली जाती है। मरकरी लैंप से श्वेत नीलाभ रोशनी निकलता है। प्रदीप्त लैंप से इससे एक मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के समान ही होती है। तो ध्यान रखिएगा तीनों चीज को। सोडियम लैंप का प्रयोग होता है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग में होने वाली वस्तु क्या है? तो इसको बोलते हैं पारावाष्प और आर्गन प्रयोग होता है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक मात्रा में निम्न दाब युक्त पारावाष्प, मरकरी वेपर और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जेनॉन, नियॉन और क्रिप्टन भी प्रयोग में लाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से स्वस्थ यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा यूनिवर्स में है। उसके बाद हीलियम आ जाएगा। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट, अपचायक की भांति काम करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्यूलर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैलोमेल। सोडियम थायोसल्फेट का एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एंटीक्यूलर यानी दजपभिस्वत के रूप में होता है। एंटीक्यूलर वह तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभाव कर देती है। क्लोरीन की मात्रा को कम करने में प्रयोग होता है। यहाँ पे है आपका कि फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है, थोड़ा देर पहले ही देखे, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए सबसे विकसित करने वाले घोल में रखा जाता है, उसको बोला जाता है समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित कौन सा परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का चढ़ाई जाती है। सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? सिगरेट लाइटर में हम लोग कौन सा ब्यूटेन डालते हैं? एलपीजी गैस रहता है, वही ब्यूटेन हो गया लाइटर में। आगे कहा जा रहा है आपको भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित किसके रिसाव के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याली निम्नलिखित किसके अपघटन से प्राप्त होता है? एसिटिलीन, मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन। इन चारों में से आपका जो आंसर देंगे आपकी आंखों के सामने ये रहा कि मेथीन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बन पदार्थों के विघटन एवं कोयले से निकालने गैसों से निकलने में विद्यमान होता है। यह काले रंग का मोटर टायर, छापेखाने की स्याही, पेंट, कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त की जाती है। 100 डिग्री ताप से जलने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त हो जाता है, छपाई में प्रयोग होता है। अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गड़बड़ पूछ रहा है। तो फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये गलत है और सब इसका सही है। यहाँ पे कह रहा है कि फ्लोरीन
कार्बन का एक उपयोगी अपरूपक एलोट्रॉप्स है। इसका खोज जो है वर्ष 1985 में प्रोफेसर R.E. स्मैली, सर हेराल्ड W. क्रोटे व रॉबर्ट F. कार्ल द्वारा की गई थी, जिसके लिए इन्हें 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आगे आता है फ्लोरीन का सबसे साधारण जो रूप है वह बकमिस्टर फ्लोरीन है। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक परमाणु 60 कार्बन परमाणु से गोलाकार एक घेरा बनाता है। C60 द्वारा निरूपित करते हैं। आगे इसके अलावा C32, 50, 70 ऐसे करके भी बहुत सारा फ्लोरीन छोटे छोटे अलग अलग आकार के खोजे गए हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री दोस्त आपका समाप्त होता है। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि फिजिक्स से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। ढेर सारा क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा, 200 के करीब क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा आज के सेशन में कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।